अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी हमारी ख़त्म हो गई थी लास्ट लेक्चर में, और आज से हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की बुक का इसकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले MCQs हैं। इन MCQs को समझने के लिए हम इस लेक्चर के साथ आपको ये MCQs वाला जो पेज है ये भी इस वीडियो के साथ जो है शेयर कर देंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप भी बुक को सामने रख के इन MCQs को समझें। तो फर्स्ट MCQ इज़ कि आपके पास एक डायग्राम गिवन है, P वेक्टर, R वेक्टर, Q वेक्टर आपके सामने नज़र आ रही है। तो इसके आगे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक तरीके से लिखी हुई है ABCD में से। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जिस वक्त आप इसे सॉल्व करें तो आप देखें कि P वेक्टर और R वेक्टर हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं P प्लस R और Q इनका रिजल्टेंट बना हुआ है इक्वल्स टू Q। तो इसमें आप R वेक्टर के लिए इक्वेशन को बना लें। R वेक्टर इज इक्वल टू Q माइनस P। P वेक्टर के लिए भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, तो वो बन जाएगी Q माइनस R। अब इनमें से देख लें कि कौन सी ऑप्शन आपको अपनी 4 ऑप्शंस में मिल रही है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि B ऑप्शन में ये इक्वेशन लिखी हुई है R इक्वल्स टू Q माइनस P। इट मीन्स कि B ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। 2 रिज़ल्ट इसके यहाँ पे सामने आ रहे थे, उनमें से एक रिज़ल्ट करेक्ट रिज़ल्ट है, वो B ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है। इसके बाद सेकंड MCQ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर एंड अ स्केलर रिस्पेक्टिवली। एक टेबल गिवन है, तो उसमें क्वेश्चन ये है कि उस टेबल में एक तरतीब से क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। पहली क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए और दूसरी क्वांटिटी स्केलर होनी चाहिए। तो A ऑप्शन में लिखा है स्पीड और उसके आगे लिखा है वेलोसिटी। तो आप ये देखें कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तरतीब उलट गई उनके क्वेश्चन के मुताबिक, ये ठीक नहीं है। इसी तरह B ऑप्शन में एक्सेलरेशन देन डिसेलरेशन, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इसमें स्केलर है ही नहीं। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, डिसेलरेशन भी वेक्टर है। C ऑप्शन है फोर्स देन पावर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि पावर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ये उस ऑप्शन पे पूरा उतर रहे हैं। फोर्थ को भी देख लें, D ऑप्शन को, वर्क देन डेंसिटी, ये दोनों स्केलर हैं। वर्क भी स्केलर है और डेंसिटी भी स्केलर है। इट मीन्स के C ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट है, जिसमें फोर्स पहले वेक्टर क्वांटिटी है और फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 MCQ की C ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट थी आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में C ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर विच एंगल द इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो थर्ड MCQ, A डॉट B मैग्नीट्यूड किस एंगल के लिए A क्रॉस B मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो इसमें आपको मालूम है कि A डॉट B इसका फार्मूला है AB cos थीटा, और मैग्नीट्यूड अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का लिखें तो AB sin थीटा। तो इसमें आप देखें कि एक जगह पे फंक्शन कॉस आ रहा है और दूसरी जगह पे फंक्शन साइन आ रहा है। तो कॉस और साइन फंक्शन किस एंगल पे एक जैसा रिजल्ट देते हैं, नीचे 4 ऑप्शंस में देख लें। एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो आसान सा क्वेश्चन है, हमें मालूम है कि बी ऑप्शन इज़ करेक्ट
as 45 degree is the option. Cos 45 is equal to sin 45. दोनों की वैल्यू सेम होती हैं 0.707, 0.707. तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ MCQ है, द फॉलोइंग डायग्राम्स शो अ यूनिफॉर्म रॉड with its midpoint on a pivot. Two equal forces F are applied to the rod as shown. तो आप बुक पे देख सकते हैं, आपको दो फोर्सेस अप्लाई होती हुई रॉड पे नज़र आ रही हैं। ये लीवर की तरह रॉड बना हुआ है। विच डायग्राम रॉड इन इट शोज द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस में है? तो अब आप देखें, जो ए डायग्राम है इसमें जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन इनके टॉर्क सेम डायरेक्शन में बनेंगे। बी ऑप्शन में एक फोर्स जो है मिड पॉइंट पाइवट पे लग रही है, वो कोई अपना एक्शन नहीं दिखा सकेगी, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है। सी ऑप्शन में दोनों फोर्सेस जो हैं वो नज़र तो आपको सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, लेकिन इनके पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट जगह पे हैं और मिड पॉइंट से इनका डिस्टेंस भी सेम है। और इसी तरह डी ऑप्शन में आपके पास जो है दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन इनका टॉर्क जो बनेगा वो सेम डायरेक्शन में बन जाएगा, इसलिए ये ठीक नहीं हो सकती। देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, सी इज़ करेक्ट। आपको ये पेज दिया जा रहा है, अगर इसको नहीं समझ आती तो मैं आपको सी ऑप्शन समझा देता हूँ, साथ ही इसके ना ए ऑप्शन समझा देता हूँ ये कैसे गलत है। इसको फलक्रम भी कहते हैं, पाइवट पॉइंट को। इसमें ए ऑप्शन में यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है इस तरह से और एक फोर्स इस तरह से है। तो जब ये दोनों फोर्सेस अप्लाई होंगी, इनका पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन टॉर्क सेम है। वो देखें ऐसे कि ये इसको यूँ टर्न करेगी इस तरह से, अगर इस फोर्स को लगाएं, और इस फोर्स को लगाएं तो ये यूँ टर्न करेगी। तो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी शुरू में। जबकि इससे नेक्स्ट जो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारी, वो इस तरह से है कि ये आपके पास रॉड है, ये इसका फलक्रम है, और फोर्स एक यहाँ पे एक्ट कर रही है, एक यहाँ पे एक्ट कर रही है। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, डाउनवर्ड हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन फलक्रम के राइट और लेफ़्ट होने की वजह से अब इसका टॉर्क इधर प्रोड्यूस होगा, इसका इस तरफ। ये टॉर्क आपका जो है क्लॉकवाइज है, जबकि दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। जबकि ये टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज था, दोनों टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज थे, ये आपस में ऐड हो जाने थे। ये दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, या भी जो हमने टॉर्क पढ़े। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की स्टेटमेंट ये है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। क्लॉकवाइज टॉर्क्स इनको सम करें और किसी जगह पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स इनको सम करें, इनका सम आपस में अगर इक्वल आ जाए, या सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स whether these are clockwise or anti-clockwise is equal to 0, then this is called principle of movement। ये equilibrium बन गया। इसी को आप second condition of equilibrium भी कह देते हैं। तो इसमें से कौन सी डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जिसमें टॉर्क्स बनते हैं,
फिज़िकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर, वर्नियर कैलिपर। तो बहुत आसान है। स्प्रिंग बैलेंस इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें जो है वो ग्रेविटी एक्ट करती है। कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप वेट मेजर करते हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है। और फिज़िकल बैलेंस, इसमें टॉर्क्स बनते हैं। एक तरफ कोई चीज़ तोलने के लिए, मेजर करने के लिए बाट जिन्हें कहते हैं पत्थर वो रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम कोई मिकदार रखते हैं, कोई चीज़ जो परचेज़ कर रहे होते हैं, जैसे आटा रखा, चीनी रखी, चावल रखे, कोई चीज़ तोलने के लिए। तो दोनों टॉर्क्स जब बैलेंस होते हैं तो वो चीज़ तुल जाती है और दुकानदार आपको दे देता है। सो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है। Question number 6. What is the net torque acting on the wheel of radius 2 मीटर? रेडियस 2 मीटर, यहाँ पे आगे आपको व्हील डायग्राम में गिवन भी है। फोर्सेस दो उस पर शो कर रहे हैं, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये व्हील है, इस पे लेफ़्ट की तरफ 10 न्यूटन फोर्स, राइट की तरफ 5 न्यूटन फोर्स, और ये व्हील का डायामीटर आ गया। रेडियस गिवन है, रेडियस इज 2 मीटर। सो व्हाट इज द नेट टॉर्क? तो टॉर्क का फार्मूला है R इंटू एफ, लेकिन पहले एफ देखें। दो फोर्सेस गिवन है, 10 न्यूटन 5 न्यूटन। तो इनके टॉर्क्स देखें वो कैसे बनेंगे। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं या अपोज कर रही हैं। एक का टॉर्क बनेगा क्लॉकवाइज इस तरह, और एक का टॉर्क बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि इनका एक्शन ऑपोजिट है, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो इसमें आप नेट फोर्स लेंगे, नेट फोर्स इज 10 माइनस 5 न्यूटन। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करके टॉर्क निकाल लें। टॉर्क इज R इंटू एफ, 2 इंटू 5, 10 न्यूटन मीटर। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की? जो फोर्स ज़्यादा है वो डायरेक्शन लेंगे हम, तो वो है एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये आंसर आएगा। अब आप ऑप्शंस में देखें, एक है 10 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी यूनिट गलत है। एक है 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ये ठीक है। सी ऑप्शन 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ये गलत है। और डी ऑप्शन भी गलत है। इट मीन्स के बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द mass of the rod as shown in figure below. Its center of gravity is 14 meter from the end A. और अब उसमें बाकी डायग्राम में चीज़ें जो हैं वो गिवन है। mass of the rod हमने कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे डायग्राम ये बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह का ऑब्जेक्ट गिवन है जिसको फलक्रम के ऊपर प्लेस किया हुआ है। बैलेंस किया हुआ है। एक 80 ग्राम का वेट हैंग किया हुआ है इसके साथ। इस पॉइंट पे जो कि फलक्रम से 20 मीटर अवे है।
जबकि बाकी डिस्टेंस फलक्रम से 30 मीटर है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पॉइंट से, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, ए पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी 14 मीटर अंदर की तरफ है। तो इट मीन्स कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तकरीबन इस जगह पे आ गया, इसको आप सी जी कह दें। ये डिस्टेंस 14 मीटर, यहाँ से इसका वेट W एक्ट करेगा डाउनवर्ड। तो अब इसके लिए आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें तो इसके टॉर्क्स जो है वो बनेंगे। मसलन ये जो वेट है ये इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा जो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो 80 ग्राम का वेट है ये इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा जो क्लॉकवाइज है। तो इस टॉर्क को आप लें, इसका डिस्टेंस यहाँ से फलक्रम तक ये अलग से कैलकुलेट कर लें। ये आ रहा है 30 माइनस 14, ये 14 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 16 मीटर आ गया। तो अब आप टॉर्क ले सकते हैं, ये वाला W, ये वाली फोर्स वेट इंटू 16 इक्वल होगा दूसरी तरफ 80 ग्राम का वेट mg इंटू 20। इस m को आप m1 कह दें, m1g, और इसको हम w को m2g कह देंगे। m2g इंटू 16, m1g इंटू 20। g दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और अब आप m1 की वैल्यू पुट कर दें तो आप m2 कैलकुलेट कर लेंगे। m2 इंटू 16 इक्वल्स टू m1 इज़ 80 इंटू 20। तो हमारी ग्राम में ही कैलकुलेशन हो रही है, हमने कन्वर्ट नहीं किया था। 80 बाई 16 इंटू 20, 16 5 ज़ा 80, 5 20 ज़ा 100 ग्राम इस ऑब्जेक्ट का मैस है 100 ग्राम। तो अब ऑप्शन में देखें कि ये 100 ग्राम किस जगह पे है। फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो 7 क्वेश्चन की ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट। 100 ग्राम इसका आंसर है। इस सॉल्यूशन को आप देख लें। कई MCQs पेपर में ऐसे आते हैं जिनको आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ता है, तो ये वैल्यूज़ चेंज होके भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द डायग्राम शोज 4 फोर्सेज अप्लाइड टू अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स the resultant force and resultant torque on the object। इसमें 4 फोर्सेस आपको अप्लाई होती हुई नज़र आ रही हैं। तो डायग्राम हम बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स 15 न्यूटन की इस डायरेक्शन में शो हो रही है। थर्टी न्यूटन की इस डायरेक्शन में शो हो रही है। एक 30 न्यूटन की इस डायरेक्शन में शो हो रही है, और एक 45 न्यूटन इस डायरेक्शन में शो हो रही है। तो अब आप ये देखें कि कौन सी फोर्सेस आपस में ऐड हो रही हैं और कौन सी फोर्सेस आपस में इनसे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखें 15 न्यूटन, 30 न्यूटन, 45 न्यूटन, इनकी टॉर्क के अंदर सेम टॉर्क ये डेवलप करेंगी
अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप ये देखें कि हमेशा फोर्स को आप रोटेशन दें ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ। ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर यहाँ पे आया, तो आप इसको रोटेशन दें, इसका ये टॉर्क बना, इसका ये टॉर्क बना, इसका ये टॉर्क। तो टॉर्क आप देखें ये क्लॉकवाइज 3 टॉर्क हैं, जबकि जो 30 न्यूटन वाली फोर्स है इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऑपोजिट है इनके। तो ये 30, 15, 45 ये आपस में ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब है कि इनकी नेट फोर्स बनेगी 90 न्यूटन। इसमें से आप 30 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 60 का इफेक्ट आ जाएगा इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अब इससे पता ये लगा कि नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो नहीं है। तो जब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है तो फिर इसका जो नेट टॉर्क है वो भी ज़ीरो नहीं होगा। जब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगी तो नेट टॉर्क भी ज़ीरो नहीं होगा। तो आप वो ऑप्शन देखें जिसमें रिजल्टेंट फोर्स भी नॉन ज़ीरो हो और रिजल्टेंट टॉर्क भी नॉन ज़ीरो हो। तो वो सामने लिखी हुई आपके ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। रिजल्टेंट फोर्स नॉन ज़ीरो जो हमने कैलकुलेट की 15, 30। अगर आप इसको उस तरह से कैलकुलेट करें डायरेक्शन वाइज तो ये दोनों ऐड होती हैं। सर्कुलर ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, 30 + 30 ये 60 हो जाती हैं और ये उसको सब्ट्रैक्ट करती है 45 - 15 ये 30 रह जाती है। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो फोर्स तो पूरे ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी डेवलप नहीं हो रही। इट मीन्स कि फोर्स भी नॉन ज़ीरो है और उससे बनने वाला टॉर्क भी नॉन ज़ीरो है। सो इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 8 की ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर विच a + b = a - b। a + b a - b के इक्वल है, तो ऐसी सूरत में इनके दरमियान एंगल क्या है। इसको ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी। a + b दो वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो a - b, यानी दो वेक्टर्स ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों तो इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। डायरेक्शन हो सकता है उससे नए वेक्टर की डिफरेंट हो, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा। तो ज्योमेट्रिकली ये ऐसे होता है कि ये a वेक्टर, इसके साथ b आपने ऐड कर दिया, a + b, तो ये इसका रिज़ल्ट आ गया r। इसी तरह आपने इनको माइनस कर दिया तो इस b को नेगेटिव वेक्टर बना के लिख दें, ये -b। तो अब आपका ये r' आ गया। लेकिन आप ये देखें कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b में क्या एंगल है, a और b में 90 डिग्री का एंगल है। ये ज्योमेट्रिकल है। अब मैथमेटिकल आपको समझा देते हैं कि अगर आप लिखते हैं a + b = a - b मैग्नीट्यूड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a + b होल स्क्वायर a - b स्क्वायर। वेक्टर्स का जब भी स्क्वायर होगा वो डॉट प्रोडक्ट में चले जाएंगे, ये असूल याद रखना है आपने। वेक्टर का जब भी स्क्वायर होगा वो डॉट प्रोडक्ट में चले जाएंगे, a + b डॉट a + b। तीसरी दफ़ा आपको बता रहे हैं, फ़िक्रा याद रखना है, जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर होगा इसका मतलब है उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट हो गया, a - b डॉट a - b। अब आप इसको ओपन करें, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। इसी तरह यहाँ पे a डॉट a प्लस a डॉट माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a
माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, ए स्क्वायर ए डॉट बी डॉट ए, ये आपके पास 2ab कॉस थीटा बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड से ए स्क्वायर से और बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं कि इनके दरमियान एंगल क्या है। उधर से 2ab कॉस थीटा को इस तरफ ले आए, ये मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, 4ab कॉस थीटा हो गया, वो इधर आके ऐड हो गया, माइनस 2ab कॉस थीटा इधर प्लस हो गया आके, तो 2ab कॉस थीटा में ऐड होके 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा आपके पास इक्वल्स टू 0, थीटा कॉस इनवर्स ऑफ 0। तो कॉस का फंक्शन किस एंगल को 0 करता है वो हमें मालूम है, दैट इज़ 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है, इसलिए कॉस इनवर्स ऑफ 0 आपका एंगल निकलेगा 90 डिग्री। तो अब आपने इसको प्रूव कर दिया, या ऑप्शन में देखें 9th की डी ऑप्शन करेक्ट है, डी इज़ करेक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 10th, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेज इज 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन and its direction is perpendicular to minimum force, direction is perpendicular to minimum force, then the forces are 16 न्यूटन जो है दो फोर्सेस का सम है और इनका रिजल्टेंट 8 है, और जो रिजल्टेंट है 8 न्यूटन ये परपेंडिकुलर है मिनिमम फोर्स के। तो हम एक मिनिमम फोर्स पहले बना लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक हम कहते हैं कि ये एक फोर्स है, हमें नहीं मालूम कि अभी ये कितने मैग्नीट्यूड की है, जो रिजल्टेंट बन रहा है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो दो फोर्सेस का सम तीसरी फोर्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि तीसरी फोर्स कहाँ पे है, तीसरी फोर्स ये हेड टू टेल रूल से पहली फोर्स के साथ ऐड हो रही है। आप इसको अब आप नाम दे दें, ये फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड फोर्स है, जो दोनों आपस में ऐड हुए, और ये उनकी रिजल्टेंट है। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दें तो रिजल्टेंट फोर्स इज़ 8 न्यूटन। इन दोनों का सम F1 प्लस F2 इज़ 16 न्यूटन, यही गिवन है। F1 प्लस F2 इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आप ले लें, दैट इज़ 16 न्यूटन। तो अब इसको सॉल्व करें इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज F2 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें ये जो आपने इक्वेशन बनाई है इसको आप यूँ लिख लें, आर स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, और R की वैल्यू आपको मालूम है 8 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ गया आपके पास R इक्वल्स टू अंडर रूट F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। अब आप इसमें जो ऑप्शंस गिवन है वो इसमें पुट करना शुरू कर दें, 4 ऑप्शंस। तो आपके पास R का आंसर आपको पता है दैट इज़ 8। तो अगर आप एक ऑप्शन है 8 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, इन दोनों को सम करके,
तो अगर आप 8 एंड 8 यहाँ पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपकी ठीक नहीं है। वो ऑप्शन इसमें पुट करें जिससे आंसर 8 निकले। तो वो ऑप्शन है F2 की वैल्यू अगर 10 एक ऑप्शन में मौजूद है 10 और F1 की 6, तो इसको आप सॉल्व करें तो आप देखें 8 आंसर आएगा। 100 माइनस 36 अंडर रूट 64 और इसका स्क्वायर रूट आपके पास यही 8 आ रहा है। सो इट मीन्स कि 10 और 6 की जो ऑप्शन मौजूद है बुक में वो ठीक है। ए ऑप्शन में 10 न्यूटन और 6 न्यूटन ये ऑप्शंस गिवन है। इट मीन्स के 10th क्वेश्चन की ए ऑप्शन करेक्ट है। ए इज़ करेक्ट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स लास्ट MCQ। एक्सरसाइजेज हमेशा थोड़ी सी टफ होती हैं, इनको बहुत ध्यान से आपने समझना है, सॉल्व करना है, तैयार करना है। अक्सर आप और लेक्चर्स भी हासिल करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं किया जाता। अ पर्सन वॉक्स फर्स्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज, आसान सा क्वेश्चन है। 10 किलोमीटर नॉर्थ आप ये बना दें नॉर्थ ईस्ट वगैरह, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो 10 किलोमीटर नॉर्थ देन 20 किलोमीटर ईस्ट, तो ये दो वेक्टर्स यूँ आए 10 किलोमीटर नॉर्थ 20 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो इट मीन्स कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेने के लिए अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये आपके पास 100 प्लस 400 अंडर रूट 500, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये तकरीबन 22.36 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। ज्योमेट्रिकली भी इसे किया जा सकता है लेकिन वो टफ़ होगा, तो उसमें बहुत शार्प पेंसिल और प्रॉपर स्केल आपको यूज़ करना पड़ेगा। देयरफॉर इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट है। ए इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई।